एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे चाचा ससुर मेरे देवर के बच्चों को देखकर आ भर रहे थे और आज वे अपनी पुरानी बातों को लेकर बैठ गए थे और वे हासिम की बीवी को देखकर चौंक गए थे। तभी मैंने हासिम के चाचा को हाथ के इशारे से मना किया कि कोई ज़रूरत नहीं है पुरानी बातों को लेकर ढोने की। पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए थे। तब वे जोर से रोने लगे और अपना हाल बताने लगे। कहने लगे, मैं पिछले 10 दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया क्योंकि मेरे बेटे बहू मुझको पूछते नहीं और मैं मारा मारा फिर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने जायदाद में से अपनी बेटी का हिस्सा भी निकाल दिया था। इसलिए मेरे बेटे मुझसे नाराज़ हो गए हैं और मुझे पूछते तक नहीं। अब मेरी बेटी का कोई सहारा नहीं था तो मैंने उसको थोड़ी ज़मीन दे दी तो क्या बुरा किया। मैं बीते दिनों में चली गई। आखिर मेरे चाचा ससुर को उनके किए की सज़ा मिल गई। हमारे साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया था। ये कुछ 20 साल पहले की बात है। जब मैं सबकी बातें सुन रही थी ऐसी ऐसी बात में एक बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी औरत थी। शादी तो 3 साल पहले हो चुकी थी लेकिन हमारी अभी तक कोई औलाद नहीं हुआ था। मेरे शौहर कासिम को औलाद का बहुत शौक़ था पर उसने कभी भी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था कि हमारे नसीब में होगी तो हमें औलाद मिल जाएगी। इसी बीच मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। ससुर तो पहले से ही इस दुनिया में नहीं थे। अब हमारा भी इस घर में रहने का कोई दिल नहीं था। हमने ये बड़ा घर बेचकर शहर में जाने की चाह रहे थे क्योंकि मेरे शौहर के पास बहुत सारी दौलत थी। उसने एक नया घर ले लिया और उसको मेरे नाम कर दिया था। उसके बाद उसका छोटा भाई हमारे साथ रहने लगा। वह भी मेरे लिए मेरी औलाद जैसा ही था क्योंकि उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और हमें भी अल्लाह ने शायद इसीलिए औलाद नहीं दी थी क्योंकि हमें औलाद का प्यार उसी से मिलने वाला था। मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। उसका नाम हासिम था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था और अपनी उम्र से वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गया था। उसकी कोई आदत भी ऐसी नहीं थी जो कि उसकी उम्र के लड़कों में होती है। ना तो वो गली में जाकर किसी के साथ खेलता था ना ही किसी के साथ उसकी दोस्ती थी। वह अपनी दुनिया में मगन रहने वाला लड़का था। शायद माँ बाप की मौत ने उसे ऐसा बना दिया था। लेकिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा था कि तुमने हमेशा उसका ख्याल रखना है, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देना। और मैं भी ऐसा ही करती थी। मेरे शौहर के कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की होने लगी और हम अमीर से अमीर होते चले गए। लेकिन वह अभी भी खुश नहीं था क्योंकि ना तो हमारा कामयाबी देखने के लिए हमारे माँ बाप जिंदा थे और ना ही उसको दौलत की उसके औलाद इस्तेमाल कर सकती थी क्योंकि हमारी कोई औलाद भी नहीं हो रही थी। अक्सर अच्छी खबरें ही मिलती थी कि ये हो गया वो हो गया, फला जगह भी हमें ज़मीन मिल जाएगी, वहाँ से हमें काम मिल जाएगा। पर हमारी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी। शादी से पहले अपने शौहर से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी। यह अलग बात है कि शादी करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर इतना भी बुरा इंसान नहीं है। उसके पास पैसे तो बहुत थे लेकिन वह मेरी पसंद का आदमी नहीं था। ये बात ठीक थी। मैं भी उससे दूर दूर रहती थी। हम दोनों की ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। जब मुझे एक दिन ये खबर मिली कि मेरे शौहर का सड़क पर हादसा हो गया है, वह बहुत बुरी हालत में है। हम जब पहुँचे तो मेरा शौहर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है क्योंकि वह तो मेरा आखिरी सहारा था। मेरे माँ बाप भी नहीं थे, ना ही उसके माँ बाप थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे भाई का ख्याल रखना, तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है। मैंने अपने शौहर से वादा कर लिया, मैं उसका ख्याल रखूँगी। और उसको यकीन भी दिला रही थी कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह इस दुनिया से चला गया। मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी। बहुत छोटी थी तो मेरे पापा इस दुनिया को और मुझे अकेला छोड़ गए थे। जब 10-12 साल की हुई थी तो माँ भी इस दुनिया से चली गई। फिर मेरी बुआ ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी शादी की। लेकिन आज पहली बार किसी को अपनी आंखों के सामने इस तरह दुनिया से जाते हुए देखा था, वह भी उसको जो मेरा आखिरी सहारा था। मेरा देवर बहुत छोटा था। मेरे गले लगकर रोने लगा और कहने लगा, भाभी ये क्या हो गया, भाई हमें छोड़कर चले गए। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और हम लोग वापस घर आ गए। उसके बाद हम दोनों देवर भाभी बिल्कुल अकेले रह गए थे। हमारे रिश्तेदार वगैरह भी थे जो मेरे शौहर के तरफ से थे। उनका कहना था कि अब तुम फैसला करना है, तुम तो अभी भी जवान हो, तुम दूसरी शादी कर लो और इस बच्चे को हमें दे दो। मेरे देवर का कहना था कि उनके साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि ये वही चाचा है जो हमारी ज़िंदगी में
मेरे माँ बाप के पैसों पर पलते रहे और ज़मीन हड़पते रहे और पैसे हजम करते रहे और हमें जलील करते रहे। रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं था। उसका कहना था कि मेरे मामा चाचा सब लोग ही इसी तरह के हैं, मैं किसी के पास नहीं जाना चाहता हूँ। सब कह रहे थे कि तुम शादी कर लो, वैसे भी ये तुम्हारे खानदान की नहीं थी, इसे तो बाहर से ब्याह कर लाए थे। इस बच्चे को तुम्हारी जिम्मेदारी पर नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैंने अपने शौहर से वादा किया था, मैंने कहा मैं उसका ख्याल रखूंगी। उनका कहना था कि जब तुम शादी कर लोगी तो फिर इस बच्चे का ख्याल कैसे रख पाओगी, उसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। मैंने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए ये फैसला बहुत बड़ा था। मेरी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे, मुझे आराम से दूसरा रिश्ता भी मिल सकता था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने कहा मैंने दूसरी शादी करनी ही नहीं है और ये बच्चा मेरी औलाद की तरह है और मैं उसे अपने साथ रखूंगी। तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर एक अजीब तरह की बहादुरी आ गई थी, क्योंकि शायद मेरे पास खोने के लिए अब कुछ था ही नहीं। रिश्तेदारों की जुबान बंद हो गई थी। मैंने कहा आपके भाई की आखिरी ख्वाहिश थी और इसका गवाह डॉक्टर है, आप चाहे तो जाकर उससे पूछ सकते हैं। मेरा देवर हासिम भी खुश हो गया था, क्योंकि वह किसी के साथ जाना नहीं चाहता था। उस वक्त उसकी उम्र क्या थी, सिर्फ 10 साल का तो था। दिन गुजरने लगे और इस बात को अब 5 साल बीत गए। इसी तरह खुद को संभाल लिया और कारोबार को भी। मैंने सारा कुछ संभाल लिया, पर यह सब आसान नहीं था। ये वक्त मुझ पर बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं उस काबिल हो गई थी। हासिम बड़ा हो गया था, वो फैक्ट्री जाया करता था और सारा चीज़ वही संभाल रहा था और देखता रहता था और घर में भी हर चीज़ लाकर देता था। उसने अपने भाई की तरह लंबा कद निकाला था, अभी से ही वह जवान आदमी दिखता था। कहते हैं मरने वाले के साथ कोई मर नहीं जाता। वक्त बड़ा बेरहम होता है और ज़िंदगी तो चलती रहती है। इस मोहल्ले में एक नई औरत रहने के लिए आई तो उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उसने मुझसे पूछा ये लड़का कौन है तुम्हारा, तो मैंने कहा मेरा बेटा ही है, क्योंकि मैं वाकई उसे अपनी औलाद की तरह समझती थी। अगर मेरे शौहर के साथ मेरी कोई औलाद हो जाती तो शायद मैं अपनी सारी ज़िंदगी उसके सहारे गुजार लेती। अभी तो मैं हासिम को ही अपनी औलाद समझकर उसके लिए जी रही थी। लेकिन सच तो ये था, मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई मकसद नहीं था, ना ही कोई खुशी थी। अभी मेरी उम्र 30 साल की तो हुई थी, अभी भी मेरे पास वक्त था। लोग मुझे मशवरा देते और कहते कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, तुम्हें कोई भी आदमी मिल जाएगा। मैं कहती थी अगर पैसों की वजह से मुझसे शादी करेगा तो फिर उससे मेरी कदर नहीं होगी और मैं अपने पहले शौहर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। मैं हासिम को भी उनके रिश्तेदार के हवाले नहीं कर सकती। मैं उसकी ज़िंदगी में किसी और को नहीं ला सकती। नहीं नहीं, ये तो नज़रअंदाज हो जाएगा। यहाँ तक कि मुझे मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने भी मशवरा देने लगी थी। उसने भी कह दिया कि तुमने अपने शौहर से वादा करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर शादी कर भी लोगी तो कौन सा अपने देवर को भूल जाओगी। अगर तुम्हें हासिम का ख्याल रखना है तो तुम किसी से शादी करके भी रख सकती हो, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। ऐसा टाइम भी आएगा कि तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिलेगा और तुम सोचोगी कि काश मैं लोगों की बात मान लेती। लेकिन सच तो ये है कि मैं भी अपने शौहर की यादों के साथ जुड़ी हुई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अपने शौहर से इतना ज़्यादा मोहब्बत हो गया था। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उसकी रूह के साथ बेवफाई कर रही हूँ। इसलिए मैंने अपने रिश्तेदारों को धीरे धीरे ये समझाना शुरू कर दिया, मेरी शादी के बारे में भूल जाइए, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। उन लोगों ने भी मुझे मशवरा देना बंद कर दिया था। हासिम अपने दिल की हर बात मुझसे कर लेता था और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन एक दिन हासिम के ख़ानदान वालों ने एक नई समस्या खड़ी कर दी। उन सब का कहना था अब मेरे शौहर की जायदाद में से उन लोगों का भी हिस्सा चाहिए। क्योंकि मैं उसकी विधवा थी, मुझे सिर्फ इतना ही हिस्सा मिलेगा जितना एक विधवा को मिलता है। बाकी सारे हिस्से मेरे शौहर के कासिम के चाचा के पास जाएगा। असल जब मेरे शौहर इस दुनिया से गए थे तो उसके कारोबार में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था और समस्याएं इतनी कठिन हो गए थे कि जिनको कोई सीधा नहीं कर सकता था। शायद इसी परेशानी में आकर वो बेध्यानी में ही सड़क पर जा रहा था और उनका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन फिर उसके ख़ानदान वालों को ये भी पता था कि मैं एक पढ़ी लिखी औरत थी, इसलिए मेरे शौहर ने अपना सारा कारोबार मेरे हवाले कर दिया, ये सोच कर कि मैं इस कारोबार को संभालूंगी, और वाकई मैंने ऐसा ही किया। लेकिन इन 5 सालों में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। अब जब कारोबार बहुत अच्छा जा रहा था, इतना अच्छा कि जितना मेरे शौहर के ज़माने में भी नहीं था, वे लोग अपना हिस्सा मांगने के लिए चले आए थे,
क्योंकि उन लोगों को पता था कि इन दोनों के पीछे बोलने वाला तो कोई है नहीं और अब इस कारोबार में अपना हिस्सा भी मांग रहे थे, क्योंकि जमा जमाया कारोबार मिल रहा था। जब मुश्किल वक्त था, इनमें से तो कोई भी आगे नहीं आया था और ना ही उनके अंदर इतनी अकल थी। लेकिन अब उनको सब कुछ आसान लग रहा था। एक बार जब ये बात हुई तो मैंने इस बात को गोल मोल कर दिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी ये किस तरह की सोच रखते हैं। जबकि मेरे शौहर ने जाते हुए उसने यही कहा था जायदाद का कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि उनमें से चाचा का तो कुछ भी नहीं था। वह तो ज़बरदस्ती दबाव बना रहे थे। बल्कि मेरे शौहर ने कहा जो भी होगा वो मेरे भाई और मेरी बीवी का होगा, ये दोनों आपस में बांट लेंगे। हम लोग तो उस वक्त बड़े गम में थे, हमें तो होश नहीं था, लेकिन वे लोग मुझ पर निगरानी तो रख रहे थे और साथ में हमारी जायदाद पर भी नज़र उड़ाए हुए थे और झूठे गवाह और झूठे कागजात बनाकर हम पर केस लादना चाहते थे। और फिर ऐसे केस तो सालों तक चलते हैं, इंसान बूढ़ा हो जाता है। मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इस बात को ज़्यादा हवा नहीं दी। लेकिन जायदाद का मामला था और जायदाद भी करोड़ों की थी, इसलिए वे लोग बार बार फ़ोन करते और ये बात कहने लगे। और फिर एक दिन घर आ गए और घर पर लड़ाई भी हो गई। मैं काफ़ी डर रही थी, क्योंकि मेरा एक सहारा हासिम था। लेकिन जब वह लोग वापस जा रहे थे तो हासिम आया और उन्होंने उनसे भी कोई ऐसी बात कही और कहा कि हम कल दोबारा आएंगे। तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई की जायदाद पर कब्जा कर कर बैठ गई है। ये बड़ी खराब औरत है। उसकी बातों में न आना, हमें भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। तुम लोगों से मुझे मेरे जीवन का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। तुम्हारी भाभी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, तभी तो उसने दूसरी शादी नहीं की। अगर शादी करती तो जायदाद उसके हाथ से चली जाती। हासिम के चाचा ने कहा कि उसको छोड़ो और तुम हमारे साथ आओ, और ये सारी जायदाद तुम्हारा ही तो है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो ये सारी दौलत तुम्हारे पास आ जाएगी। हासिम उनकी बातें चुपचाप सुन रहा था और मैं भी चुपके से उन लोगों की बातें सुन रही थी। और वह लोग वहाँ से चले गए। जब हासिम अंदर आया तो मैंने रोना शुरू कर दिया। उसे सब कुछ बताया। मैंने कहा ये लोग तो इस तरह से बदतमीजी कर गए जैसे ये लोग रिश्तेदार नहीं बल्कि शहर के गुंडे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। हासिम ने मुझे तसल्ली दी। वह भी काफ़ी परेशान हो गया था। उसने कहा कि आप परेशान ना हो, लेकिन खुद भी थोड़ा सा परेशान था। उसने कहा अब क्या होगा। मैंने कहा कि हम अपने जायदाद के लिए लड़ेंगे और मुमकिन है कि वे लोग जीत भी जाएंगे। हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि सारी जायदाद के वारिस तुम हो और वे तुम्हें अपनी तरफ करना चाहते हैं। और फिर मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ? कुछ भी तो नहीं। भाभी और देवर का भला क्या रिश्ता हो सकता है? आज नहीं तो कल तुम उनकी बातों में आ जाओगे और तुम्हारे अपने खूनी रिश्ते तुम्हें अपनी तरफ कर लेंगे। हासिम चुपचाप सुनता रहा। मुझे लगा वह कुछ भी कहेगा। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आपने मुझे माँ बाप बनकर पाला है। लेकिन वह कुछ भी नहीं बोला। मुझे उसकी खामोशी ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था। क्या वह उन लोगों की बातों में आ गया था? उन लोगों की बात मानने लगा था? क्या मुझे छोड़कर जाने वाला था? मैंने उसके लिए अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला किया था। इसी के लिए ही मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। क्या वह बदले में इतनी तसल्ली भी नहीं दे सकता था मुझे? ये भी तो कह सकता था मैं आपको छोड़कर उन लोगों के पास नहीं जाऊंगा। आखिर वह कुछ बोल क्यों नहीं रहा था और वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसने सिर्फ इतना कहा कि जो होगा वह देखा जाएगा। मैं सारी रात सो न सकी। मुझे अपने शौहर की बहुत याद आ रही थी। अगले दिन वह फिर से हमारे घर आ गए और उन्होंने कहा कि आज हम सारा मामला क्लियर करके ही जाएंगे। वे अपने साथ वकील साहब को भी लेकर आए थे। वकील साहब ने सबसे पहले ये बताया, अगर किसी आदमी ने सिर्फ मुंह से ये कहा कि जो कुछ है वो मेरे बाद मेरे बीवी और भाई का है, तो इस बात का कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उसकी लिखी हुई उस वसीयत के नीचे साइन तक नहीं हुए थे। उसने किसी ज़माने में ये वसीयत लिखी थी, लेकिन साइन नहीं किए थे। इसलिए इस बात को तो भूल जाइए। बाकी उसकी विधवा होने के नाते जो भी हिस्सा मिलता है वे आपको मिल जाएगा और मैं कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। लेकिन अब तुम सारी जायदाद, तीनों घर और फैक्ट्री कब्जा करके नहीं बैठ सकती। ये सब आपका नहीं है। अगर ये किसी का है तो वो है कासिम के चाचा और उसके भाई का। उन लोगों की बातें सुन रही थी और अपने देवर हासिम की तरफ देख रही थी। फैसला उसने करना था, लेकिन उसकी उम्र ही क्या थी? वह एक छोटा बच्चा था। मुझे पता ही नहीं था मेरे शोहर ने उस वसीयत के नीचे साइन नहीं किया था। ये बात तो हमें वकील साहब ने बताई थी, क्योंकि जाहिर है उसे क्या पता था उसने इस दुनिया से चले जाना है। वकील साहब ने कहा था ये वसीयत तो उसने ऐसे ही लिखवाई थी।
वह बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। मुझे हासिम के रिश्तेदारों ने कहा कि आप यहाँ से जा सकती हो क्योंकि आपका इस घर में अब कोई हक नहीं है। आप जहाँ मर्जी चली जाओ, जो आपका हिस्सा होगा वह आप तक पहुँचा दिया जाएगा। मैं हैरान थी। हासिम अभी तक चुप क्यों बैठा था? मैं उन सबके सामने ये भी नहीं कह सकती थी, कुछ तो बोलो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? उसके रिश्तेदार ऐसी बातें कर रहे थे जैसे फैसला हो चुका हो। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, फिर तुम हमारे घर में आ जाओ। तुम्हें एक कमरा नहीं, पूरा एक मकान देंगे और तुम्हारी शादी अपनी बेटी से भी करवाऊंगा, जो कि तुम्हारी कजन है। अभी तो मंगनी कर देंगे, शादी 2 साल के बाद कर देंगे। उस औरत ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, हम उसको थोड़ा ज़्यादा पैसे दे देंगे, ये भी अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकेगी। हासिम ने मेरी तरफ देखा और जल्दी नज़र फेर ली। उसने कहा, वकील साहब, बात यह है, ये औरत भी इस घर में रहेगी और मैं भी इसी घर में रहूँगा और आप लोग यहाँ से जाइए। सबका कहना था कि तुम उसके साथ क्यों रहोगे? वैसे भी तुम्हारा उसके साथ रहना ठीक नहीं है, ये तुम्हारी कोई भाई के रिश्तेदार नहीं है। फिर हासिम की जुबान से वह शब्द निकल गए जो मैं कभी भी सुनना नहीं चाहती थी। उसने कहा, हाँ, ये मेरे भाई के रिश्तेदार तो नहीं है और मेरा उनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। भाभी और देवर का भला क्या रिश्ता होता है, वह भी जब भाई इस दुनिया में ना रहे। लेकिन मैं रिश्ता बनाऊंगा उनके साथ। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। सब ने कहा कि कैसे रिश्ता बनाओगे और क्यों बनाओगे तुम रिश्ता? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा, मैं उनके साथ निकाह करूंगा, ये मेरी बीवी बन जाएगी और फिर ये सब कुछ मेरा है और मेरी बीवी का भी हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारे घर की बात है। आप लोगों ने राय मशवरा दिया। वकील साहब, आपके आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया, लेकिन ये तुम्हारे घर की बात है। मैं तो पहले ही फैसला कर चुका हूँ। वैसे भी अपने भाई की विधवा से शादी करना कोई बुरी बात नहीं है और मैं शादी करूँगा, ये सुनने की देरी थी। मैं पागलों की तरह उठी और मैंने सबके सामने हासिम के मुंह पर थप्पड़ मारा था। सब लोग हैरान रह गए थे। मैंने कहा, तुम मुझसे शादी करोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये बात करते हुए मैंने तुम्हें एक माँ की तरह पाला है और तुमने ये बात भी कैसे सोची? कैसे तुमने ये बात सबके सामने कर दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ बोलने की? मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ, उनसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे भाई के साथ मैंने तुम्हें औलाद की तरह पाला है और तुम आज मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे हो। हासिम ने मुझे गौर से देखा। आज मुझे उसकी आंखों में किसी बच्चे का प्यार नहीं, बल्कि एक आदमी जिसके अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश नजर आ रही थी। मैं उसकी तरफ ज़्यादा देर तक देख नहीं पाई थी। सब ने उसे यही कहा था, क्यों तुम अपने इतने बड़ी उम्र की औरत से शादी करना चाहते हो? और सारे रिश्तेदार उसके खिलाफ थे, इसलिए मैं उन लोगों के सामने तुम्हें थप्पड़ मारा था। तुम्हारी इज्जत नहीं रखी। हासिम ने कहा कि तुम तो पहले से ही मुझे थप्पड़ मार देती थी जब मैं कोई गलत काम करता था। आपको मेरी माँ बनने का शौक़ है। मैं तुमको अपनी माँ नहीं, अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। हम लोग आज ही निकाह करेंगे और अगर तुम मेरे साथ निकाह नहीं करोगी तो तुमको मेरे जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और हासिम ने सबके सामने कहा, अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी तो मैं अपने घर से तुम्हें निकाल दूंगा और एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। ये बात सुनकर मैं तो वहीं पर बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और हासिम भी मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, आप कैसी हैं? मैंने कहा कि जिंदा हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, किसी डॉक्टर को कहो मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दे ताकि मैं मर जाऊँ। आज मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। उसने इस बात का जवाब नहीं दिया और कहा, घर चलिए। कारी साहब और 4 गवाह का इंतजाम हो गया है, आज हमारा निकाह है। मैंने कहा, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अपने भाई के बारे में सोचो। क्या जवाब दूंगी उनको? उस पल को याद करो जब मैं तुम्हारे बाल बनाया करती थी, तुमको स्कूल भेजा करती थी, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया करती थी, तुम्हारे कपड़े धोती थी, तुम्हें अपने गोद में सुलाती थी। जब तुम परेशान होते थे तो मैं तुम्हें अपनी औलाद समझती थी और तुम मुझे अपने दिल की हर बात किया करते थे। क्या वह सब तुम्हारे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था? क्या तुम इस तरह के इंसान हो? वह मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था, बार बार यही कह रहा था, घर चलिए, आज हमारा निकाह है। वह ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर घर आया और वहाँ पर वाकई निकाह की तैयारी हो चुकी थी। सबके सामने मुझे सोफे पर बिठाकर खुद न जाने किसी को बुलाने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद कारी साहब हाथ में निकाह का रजिस्टर लेकर आ गए। मुझ पर एक लाल दुपट्टा भी उड़ा दिया गया। उसके सारे रिश्तेदार भी उसको मना कर रहे थे, ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वह मानने वाला नहीं था। उसने कहा कि सबके सामने निकाह करता हूँ,
अब सबकी जुबान बंद हो जाएगी और मेरे सारे रिश्तेदार हमारे बारे में बोलना छोड़ देंगे। और मुझे उसने ये कहा, अगर आपने मेरे साथ निकाह नहीं करना तो आप भी अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और इस घर से चले जाइए। मैं किसी औरत को अपने घर में नहीं रख सकता। आपके साथ मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है और ना ही मैं तुम्हें अपने भाई के पैसे दूंगा। अगर हम आपको आपका हक नहीं देंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कितनी ही ऐसी औरतें होती हैं जिनको विधवा होने के बाद उनका हक नहीं मिलता। इसलिए चुपचाप बैठ जाइए। मुझे पता था मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्होंने निकाह शुरू कर दिया और हासिम ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर निकाह नामे पर अंगूठा लगवा दिया। मुझसे कहा कि साइन करो, नहीं तो वह अभी मुझे यहाँ से निकाल देगा। मैंने रोते हुए साइन कर दिया और उसने खुद भी ऐसा ही किया। हम दोनों का निकाह हो गया था। सारे रिश्तेदारों की उम्मीद टूट गई। उसने कहा कि मेरी बीवी है और अब ये सब कुछ उसका है और मैं अपने भाई की तरह गलती नहीं करूँगा। सुबह वकील साहब के पास जाऊँगा और वसीयत में लिखवा कर आऊँगा। मेरा जो कुछ है वह सब कुछ मेरे बीवी का है। कहीं मेरे मरने के बाद आप लोगों को दोबारा मौका न मिल जाए। वे लोग वहाँ से चले गए। उनको वैसे भी हमारे हिस्से में कोई हिस्सा नहीं था। मेरा पहला शौहर भी मुझे ये बताता था कि ये बहुत बुरे लोग हैं। हमारे माँ बाप जब इस दुनिया में नहीं थे तो ये लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने हमें पनाह तक नहीं दी थी, 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते थे। ये लोग हमें अब इस तरह की बातें करते हैं। ये सब लोग यहाँ से चले गए, मुझे उस आदमी के साथ छोड़ गए जिसको सारी उम्र मैंने अपनी औलाद समझकर पाला और उसने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह कर लिया। उसके बाद वह क्या चाहता है हम मियाँ बीवी की तरह इस घर में रहें। ये सब कुछ क्या हो रहा था? मेरा दिल कर रहा था मैं खुदकुशी कर लूँ और मैं उठकर खिड़की की तरफ जाने लगी। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि भाभी, फिजूल में उल्टी सीधी हरकतें ना करो, इतनी समझदार हो, बेवकूफ़ी मत करो। मैंने कहा कि उल्टी सीधी हरकतें? तुमने जो आज मेरे साथ किया है, मैं तो हैरान हूँ कि मेरी जान क्यों नहीं निकल जाती। क्यों मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अभी तक जिंदा कैसे हूँ? तुम्हारे भाई की रूह तड़प रही होगी। अगर ये सब कुछ देख रहा होगा तो तुम्हें भी बद्दुआ दे रहा होगा कि तुमने उसकी विधवा के साथ शादी कर ली है। गलती हो गई मुझसे। मुझे तुम्हें तुम्हारे उन रिश्तेदारों के हवाले करके चले जाना चाहिए था। जब तुम बहुत छोटे थे तभी मैंने सोचा था कि तुम्हारे भाई से वादा किया है, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन तुमने क्या किया? मौका देखते ही तुमने ये सब कुछ कर दिया। इसका मतलब तुम्हारा हमेशा से मुझ पर गंदी नज़र थी और तुम मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहते थे। जब तुम्हें पहला मौका मिला तुमने जरा भी देरी नहीं लगाई। तुम किस तरह के इंसान हो? तुम्हारे ऊपर मेरा परवरिश का असर नहीं हुआ, तुम्हारे खानदान के खून का ही असर है, क्योंकि तुम्हारा भाई जैसा भी था पर तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं था। हासिम ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा और कहा कि अब आपकी बात हो गई तो मैं कमरे में चला जाऊं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं फिर से उसे थप्पड़ मारने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं कह रहा हूँ अगर आपकी बातें ख़त्म हो गई हो तो अपने कमरे में जाकर सो जाइए, क्योंकि हमारा कोई भी निकाह नहीं हुआ है। वह सब कुछ झूठ था। मौलवी साहब मेरे दोस्त थे, मैंने उनको पहले ही समझा दिया था ताकि ये रिश्तेदार हमें हमारे हाल पर छोड़कर चले जाए। हम दोनों का कोई भी निकाह नहीं हुआ है। आप मेरी माँ की जगह हैं। आपको क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं? ये जानकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। क्या आपने मेरी परवरिश इस तरह की थी? ये सुनकर मेरे तो सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि ये लोग हम पर केस कर देते और हमारी आधी ज़िंदगी अदालत के चक्कर लगाते हुए बीत जाती। इसलिए उनका मुंह बंद करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। अब हम ये फैक्ट्री और जगह बेचकर दूसरे शहर में चले जाएंगे और वहाँ जाकर नए कारोबार शुरू कर लेंगे, जहाँ पर हमें कोई भी जानता नहीं होगा। आप हमेशा मेरी माँ की जगह रहोगी। रही बात मेरी शादी की, तो मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जब मुझे शादी करनी होगी मैं आपको बताऊंगा। आप ही मेरे लिए लड़की ढूंढोगी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने कहा, इसी बात का अफसोस है, आपने मुझे गलत समझा। मैंने कहा कि माफ़ कर दो मुझे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसने कहा, कोई बात नहीं भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ये सब कुछ ठीक करने के लिए ही तो किया है। सब समझ रहे थे कि हमारी शादी हो गई है और हमने ही ये हवा उड़ा दी थी। हम विदेश जा रहे हैं। इसी आड़ में हम सब कुछ अपना बेचकर इस इलाके को छोड़कर किसी और शहर में शिफ्ट हो गए। इस बात को 10 साल हो गए हैं। हासिम 25 साल का हो गया। मैंने उसकी शादी कर दी और अब उसके साथ ही रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी इस तरह बीत रही है। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। मेरे देवर की कोई औलाद होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है
बस वही मेरी औलाद है, उसको पालूंगी और बाकी सारी ज़िंदगी इसी तरह बीत जाएगी। और मैं अपनी देवरानी अपने ही रिश्तेदार में से लेकर आई थी। मेरी देवरानी मेरी भतीजी लगती थी। वह मेरे देवर की तरह मुझसे मोहब्बत करती है और मेरा मान सम्मान करती है, और उसके बच्चे को मैं अपने पोता पोती की तरह समझती हूँ, और वह भी मुझे बड़ी माँ कहकर बुलाया करते हैं। अब हमारी ज़िंदगी बड़ी सुकून में बीत रही है। आज मैंने अपने चाचा ससुर को देखा था। उनकी हालत बहुत बुरी है। उनकी बेटी को उनके दामाद ने छोड़ दिया है। वे अब मायके में आकर रहती हैं। उसके भाई भी उसे नहीं पूछते और उनके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा रहता है, और उनके बेटे भी उनको नहीं पूछते। वे बहुत दुखी थे, तो हमारा पता पूछते पूछते वे हमारे घर तक पहुंच गए थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।